नमस्कार, बखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे देश की नहीं, देश के बाहर की बात करेंगे। दरअसल भारत के पड़ोसी देशों में जिस तरह से तख्ता पलट हो रहा है, जिस तरह से सत्ता की बेदखली हो रही है और उन तमाम बातों को लेकर भारत के भीतर जिस तरह की चर्चाएं हो रही हैं, ये चिंताजनक है। हालांकि हम कई बार इन मुद्दों पर बात कर चुके हैं, लेकिन जब जब देश के बाहर दूसरे देश में तख्ता पलट होता है, भारत में कुछ तत्व ऐसे हैं जो भारत के भीतर भी इसी तरह के तख्ता पलट की आशंकाएं जताने लगते हैं। अब ये तख्ता पलट की आशंका जताने का क्या मतलब है, बताने वाले कौन है, ये अपनी जगह है। लेकिन नेपाल में, पड़ोसी देश नेपाल में हिंसा हुई और 2 दिन के भीतर हिंसा का जो रूप था वो इतना खतरनाक था कि वहाँ की पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी को जलाकर मार दिया गया। ये सत्ता में हिंसा का अतिरेक है। नेपाल में जो स्थिति है वो ये कि वहाँ प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है, वो हेलीकॉप्टर से सुरक्षित स्थान पर चले गए हैं। इसके साथ साथ वहाँ के जो सरकार के मंत्री थे, उनकी जनता या हिंसक जो लोग हैं वो लात जूतों से पिटाई कर रहे हैं। ये छात्र आंदोलनकारी बताए जाते हैं, लेकिन उनका व्यवहार बताता है कि वो उनकी उस भीड़ में छात्रों के साथ अपराधी भी लगता है घुस गए हैं। वित्त मंत्री को लात मार रहे हैं, गृह मंत्री को दौड़ा दौड़ा के भगा रहे हैं, पूर्व प्रधानमंत्री के घर आगजनी हो रही है, राष्ट्रपति के निजी आवासों को आग लगा दी गई है। पूरे देश में अराजकता, हिंसा और तनाव का माहौल है। इन सब के बीच खबर ये कि भारत की सरकार भी सतर्क हो गई है। भारत ने नेपाल से जुड़ी अपनी सीमाओं को सील कर दिया गया है। आज हम चर्चा में इस पर भी बात करेंगे कि नेपाल में अराजकता की वजह क्या है, क्या पीएम ओली इतनी आसानी से सत्ता छोड़ने वाले थे। वहाँ जो दिखने वाला तथ्य वो ये कि नेपाल की जनता भ्रष्टाचार के खिलाफ थी और उस भ्रष्टाचार के चलते वहाँ एक तरह से सत्ता बदलने की बात हुई। ये मामला सुनने में छोटा लगता है, लेकिन बड़ा मामला है। जो देश की सरकार है, भारत की सरकार की हम बात करें, राज्यों की सरकारों को कम से कम करप्शन के मुद्दे पर सतर्क होने की ज़रूरत है। बाकी देश में मजबूत सरकार है, सरकार को जनता का समर्थन है, उद्योग व्यवस्था ठीक है, देश की अर्थव्यवस्था ठीक है, भारत तरक्की कर रहा है, किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आखिरी बात में बोलूँगा, चिंता की बात है कि इतना सब ठीक ठाक होने के बाद भी कहा जाने लगा है कि भारत को भी अब सतर्क होना चाहिए। ये भारत के विपक्ष के नेता बोल रहे हैं। इसी पर आज विस्तार से बात करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में 2 विशेष मेहमान। मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार श्री रमेश शर्मा जी। शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथी पत्रकार प्रकाश सक्सेना जी। प्रकाश जी, आपका बहुत स्वागत है। और फोन लाइन पर जुड़े हैं जियो पॉलिटिक्स के एक्सपर्ट रमेश सिंह जी और दिल्ली से राजनीतिक विश्लेषक नागेंद्र सिंह परमार जी। नागेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत, रमेश जी मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? हाँ जी भैया, बिल्कुल सुन रहा हूँ। दरअसल आपसे, हालांकि आपका चेहरा नहीं लेकिन आवाज़ हम सुन रहे हैं। ये जो सारा मामला है, बहुत संक्षेप में, चर्चा की शुरुआत वाले को थोड़ा सा वक्त ज़्यादा मिलता है, लेकिन 4 साथी है तो आपसे मैं कहूँगा कि थोड़ा सा चीज़ों को गागर में सागर भरें। जो नेपाल में सत्ता की बेदखली हुई है, आखिर इससे भारत को कितना सतर्क होने की ज़रूरत है, कितना चिंतित होने की ज़रूरत है, और भारत के भीतर जो राजनीतिक दलों में जो असंतुष्ट या विघ्न संतोषी तत्व है, उनको किस तरह से साधने की ज़रूरत है। पहले आपकी राय, फिर मैं आऊँगा रमेश शर्मा साहब की तरफ। राघवेंद्र जी, नेपाल में जो हुआ है वही अपन ने श्रीलंका में देखा था, और वही बांग्लादेश में देखा था, और वही म्यांमार में देखा था। ये मैं आपको बहुत संक्षेप में बता रहा हूँ कि ये अमेरिका की जो इंडो पैसिफिक जियो स्ट्रेटेजी है उसका हिस्सा है। वो ये हिंद प्रशांत के क्षेत्रों में जितने भी देश है, वहाँ की फॉरेन पॉलिसी पे अपना पूर्ण नियंत्रण चाहता है, और उस नियंत्रण के माध्यम से वो वहाँ की सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, शैक्षणिक जितनी भी जो विचारधारा है उनको प्रभावित करता है। ये डीप स्टेट की एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम पॉलिसी होती है। आप ये देखिए, इसका जो नेपाल में जैन जेड नाम से जो विद्रोह हुआ है, चाहे ये हो, चाहे बांग्लादेश हो, और चाहे श्रीलंका हो, चाहे 2011 में अरब स्प्रिंग में हुआ था मिस्र में तख्ता पलट, इन सब में सोशल मीडिया का इस्तेमाल होता है। सोशल मीडिया आज समाज के 90% जो समाज है उसको प्रभावित करता है, उसको अपनी जकड़ में लेके बैठा हुआ है। चीन में ये सोशल मीडिया नहीं है जो यहाँ है, हम देशों में है, और इस सोशल मीडिया के हेडक्वार्टर अमेरिका में है।
उनके उनने सोशल मीडिया के जो सोर्स कोड है वो अमेरिकी प्रशासन डीप स्टेट के पास है। राष्ट्रपति चाहे या वहां का चाहे या ना चाहे डीप स्टेट के पास होते हैं, और वो इन कोड बिना राष्ट्रपति की अनुमति के इन सोर्स कोड को, इन एल्गोरिदम को यूज करता है। इनके जो दूतावास होते हैं, दूतावास में 24 घंटे उस देश के सोशल स्पेक्ट्रम को मॉनिटर करने के लिए आंकड़े होते हैं, वहां के हर चीज के आंकड़े होते हैं। वो आंकड़े उनके एल्गोरिदम में फिट होते हैं, और जब किसी देश में रेजिम चेंज करना हो तो उस देश के एक एक नस का पता होता है अमेरिकी डीप स्टेट को कि कहाँ क्या चल रहा है। वो अपनी टूल किट को पहले से ही बना कर रखते हैं वो, और उसके माध्यम से उसे विस्फोटक दे देते हैं। युवाओं को किस तरह से मोटिवेट किया जाता है, युवाओं को खुद पता नहीं होता कि सोशल मीडिया उन्हें किस तरह मोटिवेट कर रहा है, और वो एक खास दिशा में जाकर रेजिम चेंज कर जाते हैं। मैं आपको बताऊं, सोशल मीडिया हर 10 सेकंड में जिस व्यक्ति के पास मोबाइल होता है उसकी जासूसी करता है, उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग करता है। इसका अमेरिका में एक बार इसका इस्तेमाल हुआ था। एक केस, हत्या का केस था, क्या हुआ, उससे अमेजन के माध्यम से सुलझा था एजेंसियों ने। तो ये सोशल मीडिया को बैन कर दिया था ओडिशा में। ये ठीक उसी तरह बैन करते जैसे चीन में बैन है, तो उसके विरोध में, उसके विद्रोह में हुआ। इसमें 100% डीप स्टेट का हाथ है, और ये डीप स्टेट अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बिल्कुल नहीं मान रही, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने इसे रोकने की कोशिश की थी। और डोनाल्ड ट्रंप की सिंह साहब, हम फोकस करना चाहते हैं नेपाल पर। आपने डीप स्टेट की जानकारी दी। हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो सोशल मीडिया है वो किस तरह से लोगों का ब्रेन वॉश करता है और सरकार और देश के खिलाफ उनको खड़ा करता है। इस पर आप जल्दी से आए ताकि फिर मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊं। मुझसे कह रहे हैं आप? जी 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 राघवेंद्र जी, ये जो सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया के माध्यम से आप निजी बातचीत में किसी उपभोग वस्तु का बातचीत कीजिए, गूगल पर सर्च कीजिए, सोशल मीडिया के पूरे प्लेटफॉर्म पे आपके मोबाइल में उसी से संबंधित विज्ञापन आने लगते हैं। तो ये इसका सबूत है कि सोशल मीडिया आपकी बात सुन भी रहा है, रिकॉर्ड भी कर रहा है, और वो उस हर देश के, हर समाज के सेक्शन के, हर उम्र के सेक्शन के उनके पास आंकड़े हैं कि समाज के किस वर्ग की क्या विचारधारा है, किस उम्र वर्ग की क्या विचारधारा है, किस सोशल वर्ग की क्या विचारधारा है, आर्थिक वर्ग की क्या विचारधारा है। इनके आपके पास सिंह साहब, दरअसल हम नेपाल की जो बात कर रहे हैं उसमें यह कि वहां सोशल मीडिया को बैन कर दिया था। उसके बाद 2 दिन के भीतर वहां सत्ता से सरकार को जाना पड़ा। हम चाहे वहां ओली की बात करें, जो वहां के प्रधानमंत्री थे, वो तो हेलीकॉप्टर से किसी सुरक्षित स्थान पर चले गए। लेकिन सबसे चिंताजनक बात है कि ये जो भीड़ है शर्मा साहब, ये भीड़ वहाँ के नेताओं को मार रही है। पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी को आग लगा के उसको जला दिया, मार दिया है। ये सबसे खतरनाक है। अब इस बीच में सत्ता किसके हाथ में आएगी, क्योंकि राष्ट्रपति कोशिश कर रहे हैं कि जो आंदोलनकारी उनसे बातचीत की जाए। आंदोलनकारी का कहना है कि जब तक सत्ता पलट पूरा नहीं होता तब तक हम बातचीत नहीं करेंगे। भारत पर इसका कितना असर पड़ेगा, भारत के जो भीतर के लोग हैं वो देश को कितना इसमें कमज़ोर करने के लिए लाभ उठा सकते हैं, सरकार को कितना सतर्क होने की ज़रूरत है, इस पर भी आपकी टिप्पणी आए शर्मा जी। देखिए, मोटे तौर पर एक बात तो तय है कि सत्ता तो वहाँ की पलट गई है। ये ठीक है कि अभी नई सरकार वहाँ पर नहीं आई है, क्योंकि अभी अभी एक खबर ये भी आ रही थी कि प्रधानमंत्री के साथ शायद राष्ट्रपति ने भी इस्तीफा अपना दे दिया। अब उन्होंने किसको इस्तीफा दे दिया, अब वहाँ सरकार कौन चला रहा है ये कुछ पता नहीं। तो मोटे तौर पर सरकार तो वहाँ की पलट गई है। नई सरकार कौन बनती है, किसके हाथ में आती है, ये आगे आने वाला देखने समय बताएगा। लेकिन ये एक तात्कालिक कारण हमको दिखता है कि साहब सोशल मीडिया पर बन गए। इसकी तैयारी महीनों चल रही होगी। जिस प्रकार पूरी की पूरी एक भीड़ संगठित और आक्रामक होकर के टूटी है प्रधानमंत्री निवास पर, संसद में, और जो पूर्व प्रधानमंत्री थे उनके घर पर, और जिस प्रकार की हिंसा हुई है, और ये हिंसा केवल अकेले काठमांडू में राज जो पथ है या जो राजमहल हैं या जो राज कार्यालय हैं वहीं तक सीमित नहीं है। भारत की सीमा में, बिहार की एक सीमा पर, हमारी सीमा पर भी पथराव हुआ है वहाँ पर। तो इसमें फिर सीआरपीएफ जो भी वहाँ पर सुरक्षा बल थे उन्होंने 4 लेयर बनाई हुई है, और मधुबनी जिले के आसपास जो भी बॉर्डर थी वहाँ पर पथराव हुआ है। तो ये बहुत साधारण नहीं है। तो जिस तरीके से, और जितनी भी सरकारें अभी तक बदली हैं, चाहे वो अफगानिस्तान की बदली हो, चाहे वो पाकिस्तान की बदली हो, वो म्यांमार में बदली हो,
या बांग्लादेश में बदली हो, नई कमान कट्टरपंथियों के हाथ में आई है। आप देख लीजिए, अफगानिस्तान में भी कट्टरपंथी आए और बांग्लादेश में भी कट्टरपंथी आए। बांग्लादेश में कहने के लिए वो छात्र आंदोलन था, लेकिन जैसी सरकार बदलने के बाद जो उन्होंने हिंसा की है कट्टरपंथ की, वो हम सबके सामने है। जैसी हिंसा पाकिस्तान में हुई, जैसी हिंसा अफगानिस्तान में हुई, वो भी हमारे सामने है। तो मुझे लग रहा है कि वो जो जैन जेड टाइप उन्होंने कुछ बना रखी है, तो ये तो एक दिखावटी मुखौटा है। उसके पीछे असली शक्ति कोई और है सत्ता बदलने वाली, क्योंकि सरकार जो वहां पर चल रही थी वो कम्युनिस्ट और कांग्रेस दोनों के समर्थन से चल रही थी। थोड़ा सा आंतरिक उसमें मतभेद भी थे। तो अब उसमें कौन सा पक्ष हावी हुआ है इस हिंसा के पीछे? क्या इसके पीछे माओवादियों का हाथ है? क्योंकि नेपाल में माओवादियों का भी जो राजनीतिक दल है वो बहुत मजबूत है वहां पर। तो क्या माओवादियों का हाथ है, या सरकार के भीतर ही जो कम्युनिस्ट हैं उनका हाथ है, या कांग्रेस है उनका हाथ है? ये आने वाले दिनों में उनके एटीट्यूड से पता चलेगा अभी, लेकिन उसमें कुछ कहा नहीं जा सकता। अभी हमको तो देखना है, और फिर भारत के लोगों को इसमें सतर्क होना है, क्योंकि भारत में भी इस तरह की कार्रवाई करने की बात लंबे समय से चल रही। बांग्लादेश में हुआ तो भारत में उसकी प्रतिक्रिया हुई, कई जगह जहां भी होता है। अभी नेपाल में तो हुआ नहीं, लेकिन मैं सोशल मीडिया पर कई नेताओं की रिएक्शन देखने लगा यहाँ पर कि भारत में क्या होगा। तो भारत के लोगों को भी बहुत सावधानी, इन असामाजिक तत्वों से, अराजक तत्वों से, हिंसक तत्वों से सावधान होकर के चलना है। शर्मा जी, एक बात मैं पूछूंगा कि क्या जो चीज अभी दिख रही है कि क्या करप्शन मुद्दा था? क्योंकि नेपाल में जो आंदोलनकारी हैं, एक तो वो कह रहे हैं कि सोशल मीडिया बैन कर दिया था, दूसरा ये कि वहाँ की सरकार में भ्रष्टाचार बहुत था। तो भ्रष्टाचार अगर बहुत था तो वो भारत की जो राज्य सरकारें हैं उनको सतर्क होने की जरूरत है कि वो अपने अपने राज्यों में करप्शन पर नियंत्रण रखें, क्योंकि ये जन असंतोष की एक वजह बन सकता है। लेकिन लोग अभी चर्चा में कहते हैं कि भ्रष्टाचार तो एक सोशल वो हो गया, जिसे कहते हैं रस्म हो गई है, यहाँ कोई करप्शन को लेकर कोई नाराज़ी नहीं है। लेकिन बात अगर हम करें तो नेपाल में करप्शन की वजह से हिंसा हुई, श्रीलंका में हुई आर्थिक मंदी और आर्थिक दिवालियेपन की वजह से। हम अगर बांग्लादेश की बात करें तो वहाँ जो शेख हसीना की सरकार थी वो भारी बहुमत से जीती थी, लेकिन वहाँ के युवाओं के आंदोलन के नाम पर, भ्रष्टाचार के नाम पर करप्शन हुआ। मध्य प्रदेश या देश की हम बात करें तो कांग्रेस और राहुल गांधी भी युवाओं के लिए फोकस कर रहे थे चुनाव के पहले और बाद में कि वो भी इस तरह का आंदोलन करें और सरकार के करप्शन के खिलाफ सड़कों पर उतरे। अलग बात है कि वो लोग युवा सड़क पर नहीं आया, किसी तरह के बहकावे में नहीं आया, लेकिन भारत में भी ये कोशिश है, जो बांग्लादेश में हुई, जो श्रीलंका में हुई, जो नेपाल में हुई, उसकी कोशिशें यहाँ हो रही है। देखिए, मोटे तौर पर कुछ बातें दिखावट की होती हैं। करप्शन और बेरोजगारी वो दिखाने की है। नेपाल जो कि जिस तरीके से पहाड़ी प्रदेश है, वहाँ रोजगार के कोई बहुत अवसर नहीं है। सैकड़ों सालों से नेपाल के लोग भारत में आकर के रोजगार कर रहे हैं, चाहे वो झाड़ू लगाने का काम हो या डॉक्टर बनने का काम हो, और तो और पढ़ाई तक तो यहाँ आकर के पढ़ रहे हैं वो लोग। तो कुल मिलाकर के वहाँ रोजगार के बहुत ज्यादा अवसर है नहीं। तो ये एक रोजगार का, बेरोजगारी का तो मुद्दा बनाया। उसी प्रकार करप्शन इस समय अंतर्राष्ट्रीय स्तर का करप्शन बीमारी है, उसको कह सकते हैं ना। उससे करप्शन से अमेरिका मुक्त है, ना ब्रिटेन मुक्त है, ना भारत मुक्त है, ना पाकिस्तान मुक्त है, कोई मुक्त नहीं है। तो ये मुद्दा, उसके पीछे वो तो सरकार को बदलना ही था और उनको हटा करके किसी दूसरे को उस गद्दी पर बैठना है। ये केवल मुखौटा है करप्शन और बेरोजगारी। जैसा बांग्लादेश में हमने देखा, बांग्लादेश में छात्र और बेरोजगारी मुद्दा था, लेकिन सरकार ने आने के बाद कोई बेरोजगारी पे काम किया क्या? कट्टरपंथी थे, सारे मंदिर तोड़े और हिंदुओं को मार मार कर वहां से भगाना शुरू किया। तो कुल मिलाकर के मुखौटा बदल करके आंदोलन ये हुआ है, और इसके पीछे कुछ दिनों बाद पता लगेगा कि असली चेहरा कौन है। बिल्कुल, तख्ता पलट के लिए नैतिकता के मुद्दे सामने रखे जाते हैं, और तख्ता पलट के पीछे जो भावना होती है वो सरकारों को या देश को कमजोर करने की होती है। नागेंद्र जी, दरअसल पड़ोसी राज्य में जो देश में हुआ है, नेपाल में, ये क्यों हो रहा है? क्या हो सकता है भारत पर क्या असर पड़ेगा? कहा जा रहा है कि 4 सितंबर को नेपाल की सरकार ने वहाँ के सोशल मीडिया पर बैन कर दिया था। अब जो वहाँ का एनजीओ, एक हामी नेपाल के नाम से एक एनजीओ चलाने वाले सुडान गुरुंग ने इसके खिलाफ आंदोलन की बात की इंस्टाग्राम पर, और उन्होंने स्कूल और कॉलेज के बच्चों से कहा कि वो यूनिफॉर्म और बस्तों के साथ सड़क पर उतर आए। अब देखिए कि ये 4 तारीख को तो सरकार ने बैन किया, और उसके बाद सिर्फ 8 सितंबर तक मामला इतना बड़ा हो गया कि 9 सितंबर को तो सरकार में इस्तीफे हो गए, सुप्रीम कोर्ट में आग लगा दी गई, राष्ट्रपति भवन को आग के हवाले कर दिया गया, सेना पर हमला किया गया। ये सब जो हो रहा है, इसकी भी प्रतीक्षा
भारत के भीतर कुछ लोग कर रहे हैं कि यहाँ भी कुछ ऐसा ही होगा, क्योंकि बार बार भारी महंगाई की बात उठाई जाती है भारत में, बेरोजगारी की बात उठाई जाती है और भ्रष्टाचार की बात उठाई जाती है। मैं एक अंतिम बात इसमें जोड़ूंगा, चुनाव में गड़बड़ी की बात उठाई जाती है, जबकि गड़बड़ी ये है कि नहीं साबित नहीं हो पाता है। ईवीएम मशीन पर आरोप लगे, उसको कोई साबित नहीं कर पाया। अब जो बात हो रही है, आज की उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ, विपक्ष ने कहा कि हमारे तो 315 वोट थे, लेकिन 300 वोट डले हमारे, 15 वोट कहाँ चले गए। ये जो सवाल है कि 15 वोट कहाँ चले गए, ये सवाल ही सरकार और संस्था के भीतर जनता में एक सवाल खड़े करता, अविश्वास करता है। ये साजिश है और ये छोटी छोटी साजिश करके बड़ी साजिश बनती है। आपकी राय, नेपाल की घटना को, वहाँ के तख्तापलट को बहुत ही चिंताजनक है। राजनेताओं पर हमले किए गए हैं, आगजनी हुई है, पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी को आग लगाकर मार दिया गया है, वहाँ के प्रधानमंत्री इस्तीफा देकर सुरक्षित स्थान पर चले गए हैं, राष्ट्रपति कहाँ है कोई पता नहीं है। सेना कह रही कि देश की सुरक्षा हम संभालेंगे, लेकिन उसके भी हाथ में सारा मामला नहीं है। मामला कम्युनिस्टों का है, हिंदूवादी संगठनों का है, या ऐसे लोगों का भी है जो वहाँ राजशाही को वापस लाना चाहते हैं। आपकी राय? राघवेंद्र जी, देखिए, जितने भी दुनिया में विकासशील देश है उनमें भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य ये बुनियादी मुद्दे हैं। हर विकासशील देश को इनसे जूझना होता है जी। इनको जूझते होने के दौरान ही विश्व की कुछ ऐसी वैश्विक ताकतें हैं जो विकासशील देश, जिनकी आर्थिक प्रगति लगातार ठीक रही है और वो तेजी से आर्थिक प्रगति करते हुए कुछ एक सालों में विकसित होने की श्रेणी में आना चाहते हैं, यानी वहां बहुत अच्छी तरीके से ऐसे देशों को कहीं ना कहीं एक अंतरराष्ट्रीय लॉबी है जो टारगेट करती है, और उस टारगेट को करते हुए वही हमें आसपास के देशों में, जो अभी देर से पूर्व वक्ता नहीं बता रहे थे, कि चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे आप म्यांमार को देख लीजिए, चाहे बांग्लादेश को देख लीजिए, और अब उसकी नेपाल परिणति है वो होती है। आप देखिए कि इस आंदोलन को जनरेशन जेड या जूमर्स का नाम दिया गया था। जनरेशन जेड और जूमर्स कौन है? जो 1997 के बाद से लेकर 2012 के बीच में पैदा हुई। ये कौन सी पीढ़ी है? ये पीढ़ी वो है जो सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा एक्टिव रहती है, अपने को सोशल मीडिया और इंटरनेट से जुड़ी हुई चीजों की जानकारी, तकनीकी जानकारी के लिए अपने को एक्सपर्ट मानती है। इनके बारे में यही लिखा गया है गूगल पे। ये वो है जो वित्तीय मामलों में इनके बारे में लिखा गया है कि ये पिछली पीढ़ी से ज्यादा व्यवहारिक है, और इनके लिए ये भी कहा गया कि इनमें सामाजिक चेतना ज्यादा है। गूगल ऐसा बताता है इनके बारे में, जनरेशन जेड का जब हम जिक्र करते हैं जी। अब हम तो ये इसी तरह की चीजें हैं, इन्हीं को, इसी ऑडियंस को सबसे ज्यादा टारगेट किया जाता है। क्यों टारगेट किया जाता है? जो जियोपॉलिटिक्स एक्सपर्ट जो मेरे कह रहे थे पूर्व वक्ता, कि जितने भी सोशल मीडिया के प्रोग्राम है वो उनमें अल्गोरिदम जो है, अल्गोरिदम ये है कि हर इंडिविजुअल पर्सन जो भी सोशल मीडिया या नेट का इस्तेमाल करता है वो क्या पसंद करता है। एक बार आपने 10-15 सेकंड कोई वो चीज पसंद करी और फिर वो आपको उसी तरह की चीजें लगातार दिखाएगा और आपके माइंडसेट को उसी तरह का स्ट्रॉन्ग बनाएगा। ये एक तरीके का खेल है, और मैं इसमें स्ट्रांगली कहूंगा कि आईटी सेल है। आईटी सेल का मतलब सिर्फ राजनीतिक दलों के आईटी सेल नहीं, एनजीओ के भी या ऐसे लोगों के भी आईटी सेल होते हैं कि जो इस तरह का कंटेंट लगातार डालना चाहते हैं नागेंद्र जी, चीजों को, लेकिन षड्यंत्रों को फुलफिल करने के लिए। इन सबका भारत को क्या खतरा है? एनजीओ के भी आईटी सेल जो है वो इस तरह की चीजें लाते हैं। नागेंद्र जी, मेरा सवाल है कि इन सबसे भारत को क्या खतरा है? क्योंकि नेपाल में जो घटित हो रहा है, बांग्लादेश में हुआ, श्रीलंका में हुआ, वो अपनी जगह है। भारत कैसे बचे? क्योंकि भारत के भीतर ये ताकतें इसी तरह के सपने देख रही हैं, जो नेपाल में हुआ है, जो बांग्लादेश में हुआ है, जो और जगह हुआ है। इस पर आपकी राय? ये भारत तो देखिए, अगर आपका पड़ोसी, चाहे वो आपके घर का पड़ोसी हो, चाहे आपके देश का पड़ोसी हो, अगर वो असुरक्षित है तो फिर आपका चिंतित होना स्वाभाविक है और सतर्क आपको हो भी जाना चाहिए। और इस आंदोलन में दो ही चेहरे हैं नेपाल में, बालेंद्र शाह और सुंदर गुरंग। जो आपने कहा, बालेंद्र शाह के बयानों को आप चलो उठा के देख लीजिए, उनकी मानसिकता भारत विरोधी सी नजर आती है। और ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय साजिशों में हमारे देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गाहे बगाए कई तरह के ऐसे सवाल उठाते हैं, रोजगार, बेरोजगारी को लेके और अलग अलग तरह की समस्याओं को लेके। हमारे को सतर्कता की बहुत ज्यादा इस समय जरूरत है देश के लिए, क्योंकि हमारे आसपास जो भी घटित हो रहा है वो एक देश के नाते कतई अच्छा नहीं है हमारे। देखिए, बालेंद्र शाह का जिक्र किया है प्रकाश सक्सेना जी। बालेंद्र शाह वो शख्स है जो काठमांडू के मेयर हैं और ये स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में वहाँ खड़े हुए थे। उनका कहना यह है कि अब इस पूरे मामले को तब हैंडल किया जाए जब सरकार पूरी तरह से इस्तीफा दे दे।
और वो प्रधानमंत्री पद के दावेदारों में शामिल हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि ये कम्युनिस्ट हैं, लेकिन इनके बारे में ये भी कहा जाता है कि एक फिल्म बनी थी आदि पुरुष, उसको उन्होंने नेपाल में चलने से रोक दिया था, क्योंकि रामायण को लेकर जो संवाद थे वो बड़े घटिया थे, उसकी भाषा ठीक नहीं थी। सीता जी को भारत की बेटी बताया गया था, जबकि नेपाली मानते हैं कि सीता जी नेपाल की हैं। तो धर्म को लेकर अब वो कम्युनिस्ट हैं कि नहीं है, लेकिन जो बात कही जा रही है कि वो आधे कम्युनिस्ट है, आधे हिंदूवादी भी हैं, ये भी है। रामायण को लेकर वो बात करते हैं। आपकी राय, जो आपने सब साथियों को सुना, कि क्या भारत के भीतर भी कुछ लोग इस तरह की साजिश करना चाहते हैं? अलग बात है कि इस देश की जनता इस तरह की साजिशों को नाकाम करती रही और वो उनके साथ शामिल नहीं होती है। आपकी छोटी सी टिप्पणी। बस आपकी जो अंतिम पंक्तियां हैं ना, उसी में पूरा सार है जी, कि भारत एक सशक्त राष्ट्र है। वहां व्यवस्था, हमारे संविधान निर्माताओं ने शुरू से इन बातों का ध्यान रखा है। चेक एंड बैलेंस है, किसी को निरंकुश नहीं होने देती है। हमारी जो व्यवस्थाएं हैं कई लेयर्स में इन चीज़ों को कंट्रोल करती हैं। हमारे यहाँ की जनता ज़्यादातर राष्ट्रभक्त है, देशभक्त है। ऐसे तत्व, कुछ अराजक तत्व पैदा होते हैं जो इस तरह की चीज़ों को बढ़ाने की कोशिश करते हैं और जनता से विद्रोह होता है। आप इतिहास देख लें आंदोलनों का जी, आप जेपी मूवमेंट देख लें, जो इमरजेंसी जो लगी थी, तब भी ऐसा आह्वान हुआ था कि आप आ जाएं सड़कों पे सब छोड़ के, लेकिन नहीं, उन्हीं में कंट्रोल करने वाले भी होते हैं। हमारे अंधा आंदोलन में आप देखें, तब भी ऐसे हालात बन गए थे। यूपीए गवर्नमेंट थी, तब पब्लिक इसी स्थिति में पहुंच गई थी कि घरों में घुस घुस के नेताओं को ढूंढने पर वहीं पर कंट्रोल करने वाले तत्व भी थे जिन्होंने उस चीज पे लगाम लिया कि इस स्थिति में हमें कतई नहीं जाना। एक तो हमारी सेना सशक्त है, हमारा पुलिस बल सशक्त है, हम यूनियन ऑफ स्टेट्स हैं, स्टेट्स में बटे हुए हैं, और फोर्स जो हमारी गवर्नमेंट के पास पूरी सेंट्रलाइज है। हमारे आक्रोश निकालने के कई साधन हैं, हम विभाग हैं, न्यायपालिका कई लेयर्स में है। हम अपनी शिकायतों को पहले वहां ले जाते हैं। जब कहीं सुनवाई नहीं होती तब ये आक्रोश कुछ हद तक हो सकते हैं, और वो भी भड़काने पे होते हैं। पर वो भड़काने वाले तत्व हमेशा कम रहे हैं। विचारधाराएं भले ही अलग हैं, पर हमारे यहाँ सेल्फ कंट्रोल करने वाली पावर भी हमारी जनता के बीच में है। हमारे बीच के लोग उसको नियंत्रित कर लेते हैं। ठीक कह सकते हैं कि भारत में इस तरह की संभावनाएं दूर दूर तक नजर नहीं आती। लेकिन मैं रमेश सिंह जी आपके पास आऊंगा। रवि लाच्छीमाने करके एक नेपाल के लीडर हैं, उनकी पार्टी का नाम है राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी। उनका जो बयान है वो बड़ा बैलेंस आया इस पूरी हिंसा के बीच में। वो कहते हैं कि आंदोलन तो आप करें, लेकिन राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान ना पहुंचाएं, हिंसा ना करें, क्योंकि अगर ये सब आप करेंगे तो फिर देश संकट में आ जाएगा। उनका ये भी कहना है कि जुडिशरी को बचा के चलें, पुलिस फोर्स पर, आर्मी पर हमले ना करें, और जो लोग भ्रष्टाचार करके जिन्होंने पैसा कमाया था उनकी संपत्ति का राष्ट्रीयकरण करें और फिर देश को आगे चलाने की व्यवस्था करें। आपकी बहुत 2-4 वाक्यों की टिप्पणी सिंह साहब। राघवेंद्र जी, ये तो सब कहने की बात है कि भ्रष्ट लोगों को संपत्ति राष्ट्रीयकरण करे, कोई राष्ट्रीयकरण नहीं होता। ये आंदोलन इस किस्म के जो विद्रोह होते हैं, ये अंधी आंख की तरह होते हैं, इनका कोई एक लक्ष्य नहीं होता। ये एक आध मुद्दा ऐसा, एक काल्पनिक मुद्दा बना, भ्रष्टाचार एक ऐसा मुद्दा है जो कभी नहीं हल हो सकता। बेरोजगारी, महंगाई, ऐसे मुद्दे हैं, ये जटिल अर्थव्यवस्था के मुद्दे कभी हल नहीं हो सकते। लेकिन ये है कि ये जो आप अभी कह रहे थे कि भारत में एक सेल्फ इंक्लूजन समाज है, इसमें आंतरिक विस्फोट होते रहते हैं कि अगर कुछ मतलब विद्रोह जैसी स्थिति बनती है तो हर पार्टी के साथ एक युवा और छात्र विंग होती है, वो उसे सेल्फ इम्प्लोड कर देते, भाई के भाई उसे दबा देते। अच्छा, दूसरी हमारे यहाँ जो समस्याएं आती है तो इनके हल के लिए वो जो मतलब अपने चुनाव है और दूसरे कई तरीके हैं जिनसे हम इनका अपना गुवार निकाल लेते हैं। बिल्कुल। तो हालांकि कांग्रेस और दूसरी पार्टियां बहुत कोशिश कर रही है। अगर कोई एग्जॉस्ट की स्थिति बनती है तो यहाँ कई ऐसे प्रेशर पॉइंट है जहां से आप, जैसे कुकर में गैस की सीटी होती है और उसमें हवा निकल के चीज़ों को आप समाधान कर सकते हैं। शर्मा साहब, इस पर आपकी बहुत छोटी सी टिप्पणी। देखिए, मोटे तौर पर पुराना भारत और आज के भारत में बहुत अंतर आया है। बहुत सारे ऐसे राजनीतिक दल हैं जो लगातार हार के कारण वो फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। जिस तरीके से वो सोशल मीडिया पर और उनके भाषण हमको सुनाई दे रहे हैं, बांग्लादेश में अगर हुआ तो उनका भारत में भी ऐसा होगा। कितने राजनीतिक, कम से कम 3-4 राजनीतिक दल के बड़े नेताओं ने ये बात कही कि प्रधानमंत्री आवास में कोई घुस करके डंडे मारेगा। तो मैं समझता हूँ, पर जिस तरीके से सोशल मीडिया पर नारा चल रहा है कि गद्दी छोड़, गद्दी छोड़, तो ये चीज बिल्कुल चिंताजनक है और बहुत सावधानी बरतने के लिए है, और राजनीतिक दल हवा दे सकते हैं इस तरह के आंदोलन को। जी बिल्कुल। नागर जी, कुछ कहना चाहेंगे आप संक्षेप में?
जी राघवेंद्र जी, मैं ये जरूर कहना चाहूंगा, हमारे आसपास के देशों में घटने वाली घटनाओं से कम हमारे राजनीतिक दल, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को सबक लेना चाहिए कि किसी भी तरह की सरकार के प्रति असंतोष है या किसी तरह का विरोध है तो उसकी एक सीमा और उसकी एक भाषा शैली और उसकी एक शिष्टता जरूर तय हो। मैं एक लाइन और जोड़ना चाहूंगा कि हमें ये देखना और समझना है, राजनीतिक विश्लेषक होने के नाते, हम सबको जियो पॉलिटिक्स होने के एक्सपर्ट होने के नाते, कि कम से कम श्रीलंका, बांग्लादेश और जो नेपाल में हुआ, वहां देखने लायक बात यह है कि ऐसे विद्रोह के वक्त में सेना, पुलिस और अर्धसैनिक बल, उनकी भूमिका वो नजर नहीं आई मुझे, कम से कम जैसी नजर आनी चाहिए, जैसी शक्ति उन्हें दिखानी चाहिए थी, जैसे उससे निपटना चाहिए, और दर्शक बने हुए ज्यादा और नजर आए। भारत में इस तरह की संभावना दूर दूर तक नहीं, क्योंकि यहाँ की सेना भी मजबूत है और जो हमारी सुरक्षा व्यवस्था वो भी बेहतर है। प्रकाश जी कुछ कहेंगे बहुत संक्षेप में? यही है कि हमारी आंतरिक व्यवस्था बहुत अच्छी है। ये मैं उनकी देशों के लिए ये बात कर रहा हूँ कि वहां अजीब सा था, पड़ोसी होने के नाते हमें सोचना पड़ता है। ठीक ठीक जी प्रकाश जी। नहीं, वही जो हमारे यहाँ क्या कई लेयर्स में हम मजबूत हैं, सरकार बहुत मजबूत है, और चूंकि हमारा डेमोक्रेसी है, समस्याएं भी हैं और उसको एड्रेस करना विपक्ष का काम है, पर उसकी भाषा शैली जैसा भी जिक्र किया है कि डंडे मारूंगा, ये बिगड़ेल भाषा है, इस पे विपक्ष को नियंत्रित रखना बहुत जरूरी है। भड़काऊ भाषा नहीं होना चाहिए जनता को। कह सकते हैं कि देश में असंतोष निकालने के बहुत सारे तरीके हैं। यहाँ पर सड़क भी है, संसद भी है, जुडिशरी भी है, उसके बाद मीडिया भी है, तो बहुत सारी चीज़ें तो उनका सम्मान यहाँ होता है। और जहाँ तक साजिश की बात है तो भारत बहुत बड़ा देश है, यहाँ साजिशें तो रोज़ होती हैं, लेकिन उनके लिए निपटाने वाले भी बहुत सारे तत्व हैं जो उनसे मुकाबला करते हैं। तो भारत सुरक्षित है, लेकिन देश के भीतर नेताओं को अपनी जुबान सड़क छाप ना हो, इस पर मुझे लगता है कि सोचने और चिंता करने की ज़रूरत है। बाकी देश के भीतर कोई ऐसी खास बात नहीं है। मैं चारों मेहमानों का धन्यवाद करूंगा। रमेश शर्मा साहब आपका धन्यवाद, प्रकाश जी आपका धन्यवाद, और नागेंद्र जी आपका भी, और श्री रमेश सिंह जी आपका बहुत साधुवाद कि आपने इस चर्चा में हिस्सा लिया। तो बखा और इतना ही, बंदे रहिए मसात और देखते रहिए IND24।